हेलो एवरीबॉडी। चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस विषय में बात करेंगे, वह है जंतु कोशिका। तो देखिए, अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो हमारे सामने एक पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये एक जंतु कोशिका का चित्र है, यानी कि वह कोशिका जो जंतुओं के शरीर में पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज ए सेल। वैसे हमारे जितने भी वीडियो होंगे वो सब हिंदी माध्यम के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए होंगे। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम हिंदी के अंदर बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही साधारण से, जैसे कि क्लासरूम के अंदर चलते हैं, वैसे वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हमारे वीडियोज़ को देखेंगे तो उनको ज़्यादा अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंस के अंदर हिंदी में टर्मिनोलॉजी चलती है, उसके साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बोलनी पड़ती है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्यतः हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको कोशिका की परिभाषा बताई कि किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जो कोशिकाएं जंतु शरीर के अंदर पाई जाती है उसे हम जंतु कोशिका कहते हैं। जो कोशिकाएं पादप शरीर में पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने जो चित्र बनाया है ये एक जंतु कोशिका का चित्र है। इस कोशिका में मुख्यतः सबसे बाहर की तरफ ये जो झिल्ली नुमा संरचना है, जो इस पूरी कोशिका के एक निश्चित आकार के अंदर बनाए रखती है, एक कोशिका को एक संरचना देती है। उस झिल्ली नुमा संरचना को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झिल्ली नुमा होती है। प्रोटीन और वसा की मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। बाकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के जो भी अंतर हैं वो हम अगली वीडियोस के अंदर आगे भी करेंगे। अगली कोशिका में पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पादप और जंतु कोशिका के अंदर अंतर पढ़ेंगे और उसके बाद कोशिका के कार्य पढ़ेंगे। इस प्रकार 3 से लेकर 4 टॉपिक के अंदर हमारा कोशिका वाला जो चैप्टर है वो पूरा होगा। तो कोशिका की संरचना की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि सबसे बाहर की तरफ ये झिल्ली नुमा जो संरचना पाई जाती है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है। एक लसलसा, चमकीला, सफेद, अर्धपारदर्शी पदार्थ होता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर हमने इसको नाम दिया कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके अलावा इस कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ विशेष संरचनाएं या कोशिका के अंग बिखरे हुए पाए जाते हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। ये कोशिकांग, जैसे कि हमने अलग अलग नाम बता रखे हैं यहाँ पर, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाए, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब कोशिका के अंग हैं, इसलिए इनको हम कोशिकांग कहते हैं। और एक एक करके हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये आपको बता रहे हैं कि कोशिका के भाग कितने होते हैं, कितने प्रकार के हिस्से कोशिका में पाए जाते हैं। सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका द्रव्य और उसके बाद कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। कोशिकांग भी ये अलग अलग प्रकार के। सबसे अंदर की तरफ ये जो जंतु कोशिका है उसमें बीचों बीच ये गोल और ठोस संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। सबसे केंद्र में ये जो संरचना पाई जा रही है इसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर भी एक ठोस और गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस। केंद्रक और केंद्रक के अंदर जो गोल ठोस संरचना पाई जाती है उसे केंद्रिका कहते हैं। और इसके अंदर ही, केंद्रक के अंदर ही ये देखिए तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको हम केंद्रक द्रव्य कह देते हैं। जिस प्रकार कोशिका में द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो पाया जाएगा उसे केंद्रक द्रव्य। इसके साथ साथ केंद्र के अंदर ये धागे की जैसी हमने देखी संरचना बनाई है। ये रंग सिर्फ इसलिए ताकि हमको अलग अलग अंगों की पहचान हो जाए। बाकी ये सब विशिष्ट रंग है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन कलर का होता हो, लाइसोसोम ब्लू कलर का होता हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर बताने के लिए। तो केंद्रक के अंदर ये जो धागे की जैसी लिपटी हुई संरचनाएं हैं इसको क्रोमेटिन कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। ये जो धागे की जैसी लिपटी हुई संरचनाएं केंद्रक में पाई जाती है इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन या गुणसूत्र इसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं गोल्जिकाए की, कोशिकांग। ये वह कोशिकांग है जिसकी सबसे पहले खोज की थी कैमिलियो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने। उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम
गोल्जिकाएं है। ये तस्तरी के नुमा पाए जाने वाली संरचना है, या ये कोशिकांग ऐसा है जो तस्तरी के जैसा पाया जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछ लेते हैं कोशिकांग पाए जाने वाला कौन सा कोशिकांग तस्तरी के समान या प्लेटों के समान है? गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं एक प्रकार की संश्लेषण की फैक्ट्री है, द फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस। ये संश्लेषण का निर्माण करती है, संश्लेषण का काम करती है, यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं इन चारों की तरफ, उन कोशिकांगों के चारों तरफ ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली का निर्माण गोल्जिकाएं करता है। इस कोशिका के अंदर भोजन के पचने के बाद जो बचा हुआ भोजन है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, वो ग्लाइकोजन भी इसके अंदर पाया जाता है, गोल्जिकाएं के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये हमने यहाँ पर लाइसोसोम नाम की संरचना पढ़ाई। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिसका काम होता है भोजन को पचाने का काम। अब लाइसोसोम को एक विशेष नाम देते हैं आत्मघाती थैलियां, कोशिका की आत्मघाती थैलियां, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं कि कभी कभी लाइसोसोम की सक्रियता इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा एक्टिविटी इसकी हो जाती है कि इसके अंदर पाए जाने वाले पाचक एंजाइम इस कोशिका को ही पचा जाते हैं। जिस कोशिका के अंदर ये खुद है इसको ही पचा जाते हैं। अंत में कोशिका की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ साथ लाइसोसोम की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये आत्मघाती थैलियां इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें 20 से भी ज्यादा प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और अगर ये ज्यादा सक्रिय हो जाए तो खुद की कोशिका को खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है राइबोसोम। ये दानेदार संरचना है राइबोसोम। राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला इसमें है महत्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितना भी भोजन हम करते हैं उस भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का निर्माण कोशिका के इस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इसके अलावा कोशिका में देखिए जंतु कोशिका के अंदर ये एक तारे के जैसा चमकीला हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम है तारककाय, सेंट्रोसोम। तारककाय क्योंकि इसके तारे के जैसे एस्ट्रल फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एस्ट्रल फाइबर्स ये जो हमने बनाए हैं इसको एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। ये तारककाय है। तारककाय का काम क्या होता है? जब कोशिका विभाजित होती है तो इस तारककाय के अंदर देखिए दो और छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिसको तारक केंद्र कहते हैं। जब कोशिका में विभाजन होना होता है तब इस कोशिका झिल्ली इसकी हट जाती है, और ये तारककाय के अंदर पाए जाने जो तारक केंद्र हैं वो कोशिका के दो अलग अलग हिस्सों के ऊपर या दो ध्रुवों के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। एक हिस्सा कोशिका को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा हिस्सा कोशिका को अपनी तरफ खींचता है, और अंत में कोशिका दो हिस्सों में बट जाती है। तो ये कोशिका के विभाजन के समय काम आने वाला कोशिकांग है तारककाय। और तारककाय के अंदर जो पाई जाती है दो संरचनाएं उसको तारक केंद्र कहते हैं। ये तारक केंद्र एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर पाए जाते हैं। एक तारक केंद्र ऐसे होगा, दूसरा ऐसे 90 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टली। उसके बाद इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संरचना है अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो जाली की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसके अंदर दो प्रकार की जालियां हमने बताई। अंतःप्रद्रवी जालिका, एक को हमने लिखा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। दूसरी को RER, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक का नाम चिकनी है, दूसरी का नाम खुरदरी है। वो देख के पता चल जाता है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की दानेदार संरचनाएं नहीं है SER के ऊपर, लेकिन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर हमने दानेदार संरचनाएं बना रखी हैं। ये दानेदार संरचनाएं वास्तव में राइबोसोम्स हैं। तो जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे हम कह देते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कह देते हैं। तो ये इन दोनों में विशेष अंतर है। तो ये जंतु कोशिका की संरचना के अंदर पाए जाने वाले मुख्य मुख्य भागों को हमने बहुत ही संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि इस जानकारी का आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, और अगले वीडियो के अंदर हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे।